प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम जिक्र कर रहे थे कि देयर आर 3 चैनल्स। अभी मैं पिछली स्लाइड कर देता हूँ। देयर आर 3 चैनल्स वी कैन यूज एज अ मार्केटर, एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेस, जिसके जरिए हम अपनी प्रोडक्ट जो है उसको लेके चलते हैं। वो चैनल्स 3 तरह के हैं। एक आपके पास कम्युनिकेशन चैनल है। ये वो चैनल है जिसके जरिए आप कम्युनिकेट करते हैं मैसेजेस विद जो बायर्स और उनसे फीडबैक लेते हैं। इसके अंदर जो है वो हम न्यूज़पेपर्स, बिलबोर्ड्स, मैगजीन्स, फ्लायर्स और आज के दौर में सोशल मीडिया यूज करते हैं। इसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं अपने बायर्स के साथ और उनसे इंटरेक्ट करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चैनल भी इवॉल्व हो रहा है और कोशिश करते हैं मार्केटर्स कि जितना इंटरेक्टिव ये चैनल हो, कम्युनिकेशन चैनल, उतना बेहतर है। यानी आज से पहले आप बिलबोर्ड देखें या न्यूज़पेपर, वो इतना इंटरेक्टिव मीडियम नहीं था। आपने ऐड देखा, उसके ऊपर फीडबैक या कोई क्यूरी आप शेयर नहीं कर सकते थे। बट टुडे आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जाके आपको कोई क्यूरी है, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई प्रमोशन रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है, तो आप जाके उनसे वो पूछ सकते हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव आपसे जो है वो कांटेक्ट कर लेता है एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो उसमें 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जिस तरह हमने कल भी देखा था, डायरेक्ट वो है जिसमें कंपनीज डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाती हैं, डिलीवर करती हैं कस्टमर्स तक। जिस तरह सफायर, जे डॉट या कोई भी कंपनी एबीसी अपनी वेबसाइट से डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को दे सकती है अपने फाइनल कंज्यूमर को। और इनडायरेक्ट जो आपके पास चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है जिसमें आप इन्वॉल्व करते हैं होलसेलर को, रिटेलर को। जैसे आप जो है वो कोई चीज़ लेनी है नेस्ले की, तो वो पहले, या कोई मिल्क पैक है या कोई हलीब दूध है या कोई आइसक्रीम है, वो पहले जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, होलसेलर के पास जाएगी और फिर आपके पास आएगी रिटेलर के पास से। तो वो इनडायरेक्ट चैनल है। बहुत सारी कंपनीज आज के दौर में दोनों चैनल्स को यूज करती हैं। प्रीवियसली कुछ लोग कहा करते थे कि हम ऑनलाइन मीडियम यूज नहीं करते, पर कोरोना ने उनको फोर्स किया कि उन्होंने भी जो है फिर अब ऑप्ट किया ऑनलाइन चैनल्स को भी डिस्ट्रीब्यूशन के और ऑफलाइन चैनल्स को भी। तो ये जो है आपके पास चैनल दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन का। और देन वी हैव सर्विस चैनल। सर्विस चैनल के अंदर आपके पास वो तमाम चीजें जो हेल्प करती हैं ट्रांजेक्शन्स के अंदर विद पोटेंशियल बायर्स। जैसे आपको कोई वेयर हाउस की सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे बैंक्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं आपके बिल टू बिल चलने के अंदर, क्रेडिट डेबिट के अंदर। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स को जब कंपनी से जा रही हैं बायर तक, तो डिलीवर होने के अंदर कोई इशू हो, अगर चोरी होने का, आग लगने का, टूटने का, तो उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती हैं। या उसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ जो सर्विसेज आपको मिलती हैं डिलीवर करने के अंदर अपनी प्रोडक्ट को फ्रॉम बायर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर या सेलर टू बायर, वो इसके अंदर सारी आ जाती हैं। तो मेनली ये 3 तरह के चैनल्स हैं जो मार्केटर्स यूज करते हैं, मार्केटिंग चैनल जिनको हम बोलते हैं। एक कम्युनिकेशन चैनल है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और तीसरा सर्विस चैनल है। देन वी हैव एन इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर एक इन्वायरमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टास्क इन्वायरमेंट, और दूसरा है जिसे हम बोलते हैं ब्रॉड इन्वायरमेंट। अब टास्क इन्वायरमेंट के अंदर वो एक्टर्स इंगेज होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड प्रमोटिंग द ऑफरिंग्स। जो ऑफरिंग या जो बंडल वो दे रहे हैं सर्विस का या प्रोडक्ट का, टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट वो जो दे रहे हैं या सर्विस वो दे रहे हैं, उसको डिलीवर करने में, उसको प्रोड्यूस करने में और उसको प्रमोट करने में ये एक्टर्स हेल्प करते हैं। ये वो हैं जो टास्क एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। इट इंक्लूड्स योर सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड टारगेट कस्टमर्स। तो ये वो तमाम लोग हैं जो प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। सप्लायर से माल लेंगे, मटेरियल लेंगे तो उसको आगे हेल्प करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और प्रमोटर जो है, प्रमोशन के लिए भी आप जो है वो एक्टर्स को, एंटिटीज को यूज करते हैं। इनफैक्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स भी जो है वो प्रमोशन में आपको हेल्प करते हैं। टारगेट कस्टमर भी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं। तो 3 मेन एंटिटीज के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं, ये एक्टिविटीज के अंदर वो एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर है प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड प्रमोटिंग द ऑफरिंग। और वो कौन कौन होते हैं? कंपनी इटसेल्फ, द सप्लायर्स, द डिस्ट्रीब्यूटर्स, द डीलर्स एंड टारगेट कस्टमर्स। तो ये तमाम जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इन एक्शंस को। उसके बाद आपके पास जो मेन है ब्रॉड एनवायरनमेंट, उसके अंदर 6 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, जो आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसके अंदर डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक है, सोशो कल्चरल है, नेचुरल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल, लीगल है और डेमोग्राफिक है। तो ये मुख्तलिफ आपके पास एंटिटीज हैं या मैक्रो फैक्टर्स हैं जिनको आप जो है वो मलूज़े खातिर रखते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हुए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, टास्क एनवायरनमेंट या जिसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, इसके अंदर कुछ चीजें जो हैं या वो चीजें जो एंटिटीज हैं ये कंट्रोलेबल हैं। सप्लायर हमारा कौन होगा, डिस्ट्रीब्यूटर हमारा कौन होगा, हमारा कस्टमर कौन होगा,
इसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो मैक्रो एनवायरनमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 6, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी, एक कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। आपकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है आपकी मुल्क का, ये भी एक कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। पॉलिटिकल लीगल सिस्टम क्या है या डेमोग्राफिक सिस्टम क्या है, वो भी एक कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो हम जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं या मनूवरिंग करते हैं, वो माइक्रो एनवायरनमेंट या टास्क एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास कंट्रोलेबल एंटिटीज हैं या फैक्टर्स हैं। ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स नहीं है। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, जैसे आजकल आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम है ये, अच्छा जी, ये मैं आपको बता रहा था कि जो ये फैक्टर्स हैं ये कंट्रोलेबल नहीं है। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन है आजकल पूरी दुनिया की, पाकिस्तान की, तो ये कंट्रोलेबल नहीं है। आपका इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहा है, आपका इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। वैसे ही आपके पास आपके सोशो कल्चरल आपके पास चीजें हैं जी, आपके सोशल ग्रुप्स होते हैं कुछ, या आपके कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, इनको भी आप जो है वो कंपनी कंट्रोल नहीं करती। फॉर इंस्टेंस कुछ जगहों पे गिफ्ट देना लेना पसंद किया जाता है, कुछ जगहों पे ये ऑकवर्ड समझा जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये भी फिर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आपका जो है वो ग्रीन एनवायरनमेंट, या कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंट्री आपकी, या आप कितना ग्रीनर या क्लीनर वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो प्रोबेबली लोग जब चीज परचेज करते हैं तो वो इतना कंसीडर नहीं करते इन चीजों को, लेकिन नेचुरल या इन्वायरमेंट, प्रो इन्वायरमेंट आपका कितना एटीट्यूड है आपके कंट्री का या मार्केट का, वो इसके अंदर होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है वो कितनी मार्केट के अंदर आपके पास आई हुई है, आपके पास जो compete कर रहे हैं लोग, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कि आपके पास वो है या नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, लीगल सिस्टम क्या है, आपके पास ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, आपके पास डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आपके पास जो है वो कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, मुख्तलिफ कौन से एनवायरनमेंट है, और फिर उसके ऊपर मार्केट्स किस तरह की हैं, यानी ओपन मार्केट्स हैं, क्लोज मार्केट्स हैं, या मिक्स मार्केट्स हैं। ओपन मार्केट के अंदर जो है वो बायर और सेलर फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं इंटरनेशनली या ग्लोबली, और क्लोज मार्केट्स के अंदर जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। और मिक्स मार्केट्स के अंदर गवर्नमेंट तो कुछ चीजें कंट्रोल करती है, जैसे आटे की कीमत कंट्रोल कर लेगी, या कुछ इस तरह की प्राइसेस जो है उनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है। तो ये जो है वो चीजें आप देख रहे हैं। और डेमोग्राफिक के अंदर आपके पास एज का एलिमेंट है, जिस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन यंग है, तो ये चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम कोई चीज बाय की हो और उसमें ये कंसीडर किया हो कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज है या नहीं है, आपने इस बेसिस के ऊपर चीज परचेज की हो, कंसीडर की हो, कार ले रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, और ये कंसीडर किया हो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये चीज या नहीं है? आप में से कोई है जो ये कंसीडर करता है? प्लीज लेट मी नो इन योर चैट जी। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो उसके अंदर एनर्जी सेवर भी आ सकते हैं, उसके अंदर कार भी होती है जो इमिशंस कम करती है, इस तरह की तमाम चीजें इसके अंदर आती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ये कंसिडरेशन इतनी मेनली नहीं देखी जाती कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है नहीं है। आप कहें कि मैं अपनी ऑटोमोबाइल या व्हीकल बना के दे रहा हूँ जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो बाहर के एंटिटीज शायद इन्वेस्ट करने के परस्पेक्टिव में तो कुछ आपके साथ इन्वेस्ट कर दें, पर जो बायर है पाकिस्तान के अंदर, कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो इसके ऊपर फोकस नहीं करता। आपको आइडिया है कंज्यूमर और कस्टमर के अंदर क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर? जी, कंज्यूमर आपके पास वो है जो एंड यूजर है या फाइनली कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को। कस्टमर वो है जो चीज बाय करता है। जी, कंज्यूमर जो है वो एक्चुअली प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, और जो कस्टमर है वो आपके लिए चीज बाय करता है। फॉर इंस्टेंस, आप देखोगे कि आपके जब आप स्टूडेंट हो तो आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ चीज बाय करते हैं, और शायद मोबाइल परचेज किया है अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, तो कंज्यूमर उसका जो है वो आप है, बेटी इनका या बेटा, पर कस्टमर कंपनी का कौन है? जिसने बाय किया है। तो ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होता है कस्टमर और कंज्यूमर का। लोग इसको यूजुअली इंटरचेंजेबली जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं इस टर्म को, लेकिन इसमें मेनली ये थोड़ा सा बेसिक एक डिफरेंस इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, जो डेमोग्राफिक एज है पाकिस्तान की, ये यंग है। 70% पॉपुलेशन जो है वो अंडर एज ऑफ 30 है। हम जो है वो यंग पॉपुलेशन है, हमारी डेमोग्राफिक जो है वो यूथ का फोकस ज्यादा है। आप कुछ मुल्कों में देखेंगे उनके अंदर एज्ड पॉपुलेशन है। कुछ अगर आप कंट्रीज देखेंगे उनमें कुछ सिटीज की पॉपुलेशन, जैसे आप यूके है उसके अंदर, लंदन के अंदर यंग पॉपुलेशन है, लेकिन टर्की या और इस तरह की जो उनके आगे कंट्रीज हैं, साउथ हैम्पटन है, उधर देखेंगे तो वहां पे एज्ड पॉपुलेशन है, यानी बुजुर्ग लोग या सीनियर सिटीजन जो हैं वो ज्यादा हैं। तो इसका भी एक इम्पैक्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर प्रमोशन करनी है अपनी प्रोडक्ट की और आपके वहां पे जो मार्केट है उसके अंदर सीनियर सिटीजन ज्यादा है,
तो आप सोशल मीडिया के बजाय शायद न्यूज़पेपर या बिल बोर्ड्स के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि ट्रेडिशनली लोग वो यूज करते रहे और वो लोग उससे यूज टू हैं। अगर आप यूथ की पॉपुलेशन है जिस तरह पाकिस्तान की है, तो वहां पे शायद ट्रेडिशनल मीडिया जो था, जिस तरह बिल बोर्ड्स थे या न्यूज़पेपर्स थे, वो इतने वैल्यूएबल या उनकी आरओआई इतनी बेहतर ना हो। तो ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपकी डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है मार्केट का। इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑब्वियसली बात है, आपको अब बुरे हालात होंगे, आपको पता है कि आपने प्रोडक्ट बनानी है और आप लग्जरियस कोई प्रोडक्ट बना के बेचोगे तो लोग बाय नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन 22 के आसपास पहुंची हुई है, इंटरेस्ट जो है वो हाई चल रहा है, मुल्क ऑलमोस्ट जो है वो दिवालिया होने के पास है। तो इसके अंदर लोग जो है वो लग्जरियस आइटम जो है वो शायद बाय ना करें। तो ये तमाम चीजें, फैक्टर्स जो हैं, ये इनको देखना होता है। और फिर पॉलिटिकल लीगल सिस्टम का भी मैं आपको बता दूं कि कुछ सिस्टम्स को, पॉलिटिकल सिस्टम्स को कुछ मार्केट सिस्टम सपोर्ट करता है। यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा तो इसके ऊपर जो है वो अजम्पशन है कि ओपन मार्केट्स का कॉन्सेप्ट होगा। अगर सोशलिज्म होगा या कम्युनिज्म होगा तो उसके ऊपर क्लोज मार्केट्स का कॉन्सेप्ट होगा। जैसे चाइना की क्लोज मार्केट्स थी, अब उनकी मार्केट्स ओपन है, पर आज भी अगर आप उनको कहेंगे आपकी मार्केट्स ओपन है तो वो बुरा मनाते हैं, लेकिन अब वो ओपन मार्केट्स हैं। इंडिया की मार्केट्स 1980s तक क्लोज थी और 80s के बाद उन्होंने जो है उसको ओपन कर दिया मार्केट्स को। तो ये, और सोशलिज्म की तरफ उनका पहले रुझान था, अभी हमारा 1950 से जो है वो रुझान ज्यादा डेमोक्रेटिक और अमेरिकन जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा था, इसलिए हमारा ज्यादा रुझान ओपन मार्केट की तरफ शुरू से रहा है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ओपन मार्केट के अंदर आपकी जो लोकल नया प्लेयर है, नायाब है या शुजात अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनसे compete करने के लिए कोई चाइनीज आ जाएगा, कोई अमेरिकन आ जाएगा जो ऑलरेडी 20 साल से 50 साल से वो काम कर रहा है, तो लोकल इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती। क्लोज इकोनॉमी के अंदर ये बेनिफिट होता है कि आपकी इंडस्ट्री को खड़े होने का टाइम मिलता है, आप सीखते हो अपनी गलतियों से, और कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि वो आपकी प्रोडक्ट के अलावा कोई और चीज बाय करे, तो आपकी कंपनी अल्टीमेटली ग्रो करती है। आप देखोगे कि ओपन मार्केट के अंदर फायदा ये है कि कंज्यूमर को चीज सस्ती मिलती है और अच्छी मिलती है, और क्लोज मार्केट के अंदर जो है कंज्यूमर को मजबूरी में जो भी चीज मिले वो लेनी पड़ती है। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ सोसाइटल फोर्सेस जो हैं उन्होंने चेंजेस लेके आई हैं, इवॉल्व हुई है मार्केट। जिस तरह के अंदर आप देखोगे नेटवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपके पास, आईटी को देखोगे उसने कैसे इवॉल्व किया है और कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व कर रही है। आप देखोगे 1985-75 में आर्मी यूज कर रही थी, 90s के अंदर थोड़ा सा कमर्शियली इसको लोगों ने यूज करना शुरू किया इंटरनेट को, 1995 के अंदर जो है वो ये अमेजोन जैसी कंपनीज आई और बहुत सारे लोगों ने जो है वो हर्ड मेंटालिटी के मुताबिक उसको फॉलो किया, यानी कि सारे जो है वो आईटी में चले गए, जिसकी वजह से 2K के अंदर सन 2000 के अंदर नैस्डैक का जो है वो फॉल आया और नोज डाइवली तमाम आईटी कंपनीज ने, मोस्टली आईटी कंपनीज ने जो बगैर प्लानिंग के आई हुई थी और सस्टेन नहीं कर सकी। आज अब देखोगे, अभी आपने चैट जीपीटी का सुना हुआ होगा, उसके ऊपर काम चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई टेक्नोलॉजी है, आपके पास वर्चुअल रियलिटी नई टेक्नोलॉजी है, ऑगमेंटेड रियलिटी नई टेक्नोलॉजी है। तो इसके ऊपर काम आपने देखा होगा, फेसबुक ने नाम चेंज कर दिया, मेटा कर दिया, मेटावर्स से मेटा कर दिया। आई होप आपको होलोग्राम, मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआई का फर्क पता होगा, और इनमें बिग डाटा के ऊपर भी फोकस हो रहा है आजकल। या मैं दो का आपको बता भी देता हूँ, टाइम हमारे पास कम है, तो बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दो का बता दूं। आप जो कोई चीज सोचते हैं जहन के अंदर, आप में से कोई सोचता है कि मैंने नए शूज लेने हैं लेट्स सपोज, या मैंने बैग लेना है, और उसको फेसबुक पे वो नजर आना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं, मतलब आप कहीं लिखते भी नहीं हो शायद, लेकिन फेसबुक पे तो ये एआई जो है वो कर रहा होता है। चैट जीपीटी अभी आजकल हॉट टॉपिक है, हर जगह हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल उसके ऊपर आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर पॉलिसी बिल्डिंग की जा रही है, इंडस्ट्री के अंदर भी, एकेडमिया के अंदर भी, तो वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, वो एआई की सर्विस है। वीआर, एआर, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का किसी को डिफरेंस पता है आप में से? चैट ओपन कर लेता हूं जी, बताएगा वीआर एआर में क्या डिफरेंस है जी? रूसा, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी मैं आपको बताता हूं, वीआर के अंदर हम रियल वर्ल्ड को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। मैं फिर रिपीट करता हूं, वर्चुअल रियलिटी के अंदर हम डिजिटल वर्ल्ड को कन्वर्ट करते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। आपने कंज्यूम किया होगा कभी 3D राइड्स यूज की होंगी आपने, तो वो इसका एक हिस्सा है वर्चुअल रियलिटी का। आपने कभी ऑगमेंटेड रियलिटी यूज की है? शाहिदा, इकरा, रूसा, ऑगमेंटेड रियलिटी कभी आपने यूज की है? एक्चुअली आपने यूज की भी, आपको पता नहीं है, आपने नो लिखा हुआ है। आपने देखा होगा ये स्नैपचैट के जो फिल्टर्स हैं या कैमरा के ऊपर जो फिल्टर लग जाता है, लोग अपने ये लेंस चेंज करते हैं, आई का आइरिस का कलर चेंज करते हैं, हेयर स्टाइल चेंज करते हैं। यू मेकअप के नाम से ऐप है जो मेकअप करने में फैसिलिटेट करती है। आइकिया एक कंपनी है जिसका आप कोई आर्टिकल परचेज करो
तो वो आप रियल वर्ल्ड में देख सकते हो। पोकेमॉन गो के नाम से एक गेम आई थी। एक्चुअली ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर हम डिजिटल कंपोनेंट्स को रियल वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर हम डिजिटल वर्ल्ड को या डिजिटल कंपोनेंट्स को रियल वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई करते हो। जैसे आप स्नैपचैट पे अपने ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करते हो, तो आप रियल वर्ल्ड के ऊपर अंदर हो, आपके ऊपर डिजिटल कंपोनेंट्स जो है वो इस्तेमाल करते हो। आप इसको बिजनेस में भी इस्तेमाल कर रही है बहुत सारी कंपनीज, जिस तरह मैंने जिक्र किया आइकिया का। आइकिया एक बड़ी कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है। अगर आपने उनसे कोई चीज बाय करनी है तो आप आइकिया का प्रोडक्ट लो। फॉर इंस्टेंस सोफा लेना है आपने, चेयर लेना है आपने, तो अपने कमरे में जहां आपने रखना है वहां कैमरा ओपन करो और वो आर्टिकल चूज करो, तो आपको वहां वहां पड़ा हुआ नजर आएगा। वैसे ही जो मुख्तलिफ पेंट की कंपनीज हैं वो उसको यूज कर रही हैं। जिस तरह डिलक्स की आपने नाम सुना होगा, पेंट की कंपनी है डिलक्स विजुअलाइजर के नाम से उनकी ऐप है। आपने घर में जो सी दीवार पे जो सा कलर करना है, आप दीवार को कैमरे में रखो और क्लिक करो कलर, तो वो कलर हुई भी आपको वॉल नजर आएगी। तो इसके अंदर हम, या आप देखो जेट फाइटर्स जो है वो उसको काफी अरसे से यूज कर रहे हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर एक पूरा वो डिजिटल चीजें आ रही होती हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम आजकल जो है वो यूज करते हैं मार्केटिंग के अंदर, कि कैसे लोगों की कन्वीनियंस को बढ़ाया जाए, उनके मेंटल जो प्रेशर है या पॉइंट्स है उनको कम किया जाए, या उनका एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर बनाया जाए। तो इसके ऊपर भी काफी काम जो है वो अभी हो रहा है जी। उसके बाद आपके पास है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, मतलब पहले आपने कोई चीज बाय करनी है तो आपके पास लोकल ऑप्शंस हैं। आपने लेदर बैग लेना है तो आप सेंटोरस गए हो या आप गीगा मॉल गए हो या आप किसी और बड़े मॉल में गए हो और वहां से बाय करोगे या लेदर शॉप से बाय करोगे। आज आप जो है वो चाइना से अली एक्सप्रेस के जरिए मंगवा सकते हो कोई भी बैग। बैग तो छोड़े, अगर आपने कोई मोबाइल पाउच, आप में से आई होप बहुत सारे चीजें प्रोडक्ट्स जो है वो मंगवाई होंगी अली एक्सप्रेस से। फॉर इंस्टेंस आई बॉट अ मोबाइल कवर फ्रॉम अली एक्सप्रेस, तो वो मेरे ख्याल से 150 रुपीज का था और 2 प्लेन्स चेंज करके आपके पास पाकिस्तान में पहुंचता है। तो आप वो चीज बाय कर सकते हो। आप अपनी चीज ग्लोबली बेच सकते हो। आपने अमेजोन का सुना होगा, आजकल उस पर लोग काम कर रहे हैं, या यहाँ से अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना बना के यूएस बेच रहे हैं, चाइना बेच रहे हैं। तो आप ग्लोबलाइजेशन के से जो है ये आपको हेल्प मिलती है। डीरेगुलेशन, गवर्नमेंट्स डीरेगुलाइज कर रही है, यानी कंट्रोल अपना कम कर रही है कंपनीज के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले कंट्रोल काफी रखा हुआ था, कोक को भी उन्होंने बैन किया हुआ था 1980s तक। तो ये उसकी वजह से जो है वो बहुत सारी कंपनीज नहीं आ पाती थी। अब डीरेगुलेशन है, रेगुलेशंस कम हो रही हैं, कंपनीज आपके पास आके बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, आप जाके दूसरे मुल्कों में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही है, आपने देखा होगा ना बाउंड्री लेस कंट्रीज, या यूरोपीय यूनियन ईयू का तो सुना हुआ होगा, तो वो बाउंड्री लेस है, बॉर्डर लेस कंट्रीज हैं। वो कोशिश करते हैं कि डीरेगुलाइज करें अपनी एंटिटीज को, जिसकी वजह से जो है उनकी ग्रोथ आती है मार्केट के अंदर। प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर या मार्केट के अंदर एक बड़ा सेगमेंट होता है। आप सारे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे या अभी वर्कशॉप ले रहे हैं, आप में से 80% लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही अकोमोडेट होंगे। 20% लोग जो हैं वो शायद पब्लिक सेक्टर के अंदर जाएंगे या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स नए आ रहे हैं। और जब नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वो नई जॉब्स लेके आते हैं, नई एंटिटीज लेके आते हैं। देखिए इंटरनेट पहले पीटीसेल प्रोवाइड किया करता था, अभी जो है वो नयाटेल है, अभी वो फाइबर स्टॉर्म के नाम से कंपनी आई है। तो कॉन्टिन्यूसली प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है। लोकल एरियाज में लोकल 7 स्टार हैं, और भी कंपनीज हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपका लोकल ब्रांड्स आ रहे हैं। देखिए ये पहले खाली केएफसी था या पिज्जा हट था, अभी चीजियस लोकल ब्रांड है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ये भी एक सटल चेंज आ रहा है जिसको आपने जब भी अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है तो उसको फोकस पे रखना है। 21st सेंचुरी के अंदर कंपटीशन कट थ्रॉट है, हाइटेंड कंपटीशन है। आपकी सर्विसेज जो है वो बेहतर होनी चाहिए। पहले आपने एक, आज से 50 साल पहले आपने ऑटोमोबाइल बेची, उसके रिव्यूज या फीडबैक जो है वो उस तरह सामने नहीं आया करता था। आज जो सप्लायर है उसके पास भी अवेयरनेस है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास भी अवेयरनेस है। सप्लायर को आप सही प्राइस नहीं दोगे तो वो आपके छोड़ के आपके कंपैटिटर के पास चला जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर को आप सही प्राइसेस या उसका बेनिफिट्स नहीं दोगे या उससे रिलेशनशिप सही तरह से बिल्ड नहीं करोगे तो वो भी आपको छोड़ देगा। और वैसे ही आप अगर देखोगे कि एक ही मार्केट के अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि समटाइम्स हर्ड मेंटेलिटी भी होती है कि एक को देख के सारे लोग उसके अंदर आ जाते हैं। चीजें का काम अच्छा चल पड़ा तो आप भी कहोगे कि मैं भी कोई फास्ट फूड चेन खोलता हूं या ओपन करता हूं। तो कंपटीशन, क्योंकि डीरेगुलाइजेशन हो रही है, ग्लोबली आप बिजनेस कर सकते हो, बाहर की एंटिटीज जहां पे आके पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो कंपटीशन कॉन्टिन्यूसली जो है वो ग्रो कर रहा है। तो कंपटीशन काफी ज्यादा है 21st सेंचुरी के अंदर। फिर रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिससे हमने पहले डिस्कस किया कि रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अभी आपके पास वर्चुअल आपके पास शॉप्स भी होती हैं जिसपे आप सेल करते हो, वर्चुअल स्टोर्स भी हैं,
वर्चुअल मॉल्स भी हैं, ऑनलाइन मॉल्स जिसके ऊपर आप काम करते हो या जिस पे अपनी प्रोडक्ट्स को आप सेल करते हो। तो ये तमाम चीजें भी आपको फैसिलिटेट कर रही होती हैं। तो पहले जो है वो ट्रेडिशनली टिपिकली आउटलेट्स फिजिकल हुआ करती थी, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि कोरोना के अंदर टेक अवेज का कॉन्सेप्ट भी जो है वो काफी पॉपुलर हुआ। फिर इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज की कंपनीज आई हैं जो फैसिलिटेट करती हैं, जिस तरह हमने कहा फूड पांडा जो है वो आपने देखा फूड पांडा है, या जोवी आई थी, या अली एक्सप्रेस आई थी। तो ये आपको सॉरी क्या नाम था उसका, एयरलिफ्ट आई थी। ये सारी, या हमको आप देखोगे हमने भी अपना शुरू किया मार्ट। तो ये रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ इंटरमीडिएटरीज आ रही हैं, मिडल मैन आ रहे हैं, और आप अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हो फ्रॉम ट्रेडिशनल टू वर्चुअल, या ब्रिक एंड मोटर से आप क्लिक एंड मोटर के ऊपर जा रहे हो। फिर वैसे ही डिसइंटरमीडिएशन है, बीच के जो मिडिल मैन थे उन लोगों को कम किया जा रहा है। कंपनीज फोकस करी है कि डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए, बजाय इसके बीच में मिडिल मैन हो, और वो बेनिफिट डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए। क्योंकि कंज्यूमर्स के पास इंटरनेट भी है और उनके पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस इंक्लूडिंग टैबलेट्स, मोबाइल्स हैं जिसमें वो चीज बाय कर सकते हैं। आज के दौर में हर किसी के पास मोबाइल है, तो वो कोशिश करते हैं कि बीच से मिडिल मैन को रिमूव करे। कंज्यूमर के पास आज के दौर में बाइंग पावर है। एक जमाने में ये जो पावर थी ये मैन्युफैक्चरर के पास हुआ करती थी कि जो मैं बना रहा हूँ वो बेचूंगा। आज कंज्यूमर के पास बाइंग पावर है। अगर कोई चीज उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर ठीक नहीं है, आपकी सर्विस ठीक नहीं है, तो वो बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करती है। पहले कहते थे कि 11 लोगों को वो बताता है, आजकल आपके पास 5,000 लोग अगर आपके पास फेसबुक के ऊपर हैं, या इंस्टा के ऊपर हैं, स्नैपचैट के ऊपर हैं, या रेडिट के ऊपर हैं, या आपके पास लिंक्डइन के ऊपर है, और वहां पे आप लिख के लगाते हो चीज, तो वो बड़ी जल्दी ट्रेवल करती है। 5,000 6,000 लोगों को आप जो है वो एक पोस्ट के जरिए बता देते हो कि ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा है वहां का, या कैसा रहा वहां का। तो आज जो है वो बाइंग पावर कंज्यूमर के पास है। आपके पास अगर चीज उसको पसंद नहीं आएगी, आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो वो जो आपको कंपेटिटर है उसके पास मूव कर जाएगा, स्विच कर जाएगा। ये उसके पास भी ऑप्शन है। पहले ये ऑप्शन नहीं हुआ करती थी, कम कंपनीज थी जो प्रोडक्ट्स बनाया करती थी। फिर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन है, इंटरेक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है कंज्यूमर की, जिससे हमने पहले भी जिक्र किया कि लोग पसंद करते हैं। अगर आपके पास स्टैटिक वेबसाइट है जिसके अंदर कोई पिक्चर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, उससे बेहतर होती है कि आपके पास वो वेबसाइट हो जिसके अंदर पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं। फिर उससे बेहतर अब जो है वो और हैं जिसके अंदर कोई गेम्स हो। उससे बेहतर और आपके पास वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर आप AR को और VR को यूज करते हो। फॉर इंस्टेंस आप जो है वो ग्लासेस सेल करते हो, लेंस सेल करते हो, या आप स्नीकर्स या शूज सेल करते हो, और आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो AR का एलिमेंट दे देते हो कि आप अपना फुट आगे करो, पाँव आगे करो, और उसके ऊपर रख के देखो अच्छा लग रहा है आपको पहना हुआ। या ग्लासेस का कौन सा फ्रेम आपके जो चेहरे के ऊपर है, सन ग्लासेस या लेंसेज कौन से बेहतर लग रहे हैं, तो आप वो जो है वो जाके चेक कर सकते हो। तो इस तरह जितनी इंटरैक्टिव आपकी वेबसाइट होगी, आपका इंटरेक्शन होगा कस्टमर के साथ, वो उसको उतना प्रीफर करते हैं। देन वी हैव फ्यू कंपनी ओरिएंटेशंस। ये जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास ग्रो करती आ रही है, या इवॉल्व करती आ रही है। अगर हम सीक्वेंस के अंदर देखें तो 1800 से देखेंगे तो ये प्रोडक्शन ओरिएंटेशन स्टार्ट हुई, फिर प्रोडक्ट स्टार्ट हुई, फिर सेलिंग, और फिर मार्केटिंग स्टार्ट हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के दौर में इनमें से कोई हम पुरानी होगी और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि आप कौन सी ओरिएंटेशन को यूज करते हो। फॉर इंस्टेंस आपके पास प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है, इसके अंदर अजम्पशन ये है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन के अंदर कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी सस्ती बनी हुई हो और हर जगह अवेलेबल हो। दो अजम्पशन है मेन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर। जो 1800 के अंदर कंपनीज थी वो कहा करती थी कि मैस स्केल के ऊपर चीजों को बनाया जाए, स्टैंडर्डाइज्ड चीजों को बनाया जाए, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करें, जिसकी से प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी और ये चीज हर जगह अवेलेबल होगी। अगर चीज सस्ती होगी और हर जगह अवेलेबल होगी तो अजम्पशन ये थी उस जमाने में कि लोग इसको बाय करेंगे, कंज्यूमर्स को यूज करेगा। फिर उसके बाद जो है वो मूव की जो नई ओरिएंटेशन है उसके अंदर प्रोडक्ट ओरिएंटेशन थी। इसके अंदर था कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी तो कंज्यूमर उसको बाय करेगा, कस्टमर उसको बाय करेगा। लाजमी नहीं है कि वो सस्ती हो, लाजमी नहीं है कि वो हर जगह अवेलेबल हो। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर आके चीज बाय कर लेगा। जैसे आप आज के दौर में देखो तो एप्पल के अपने स्टोर्स हैं, उसकी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। हर मोबाइल शॉप जो है वो आपको एप्पल नया नहीं बेचती नजर आएगी। तो उसकी वजह यह है कि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जिसने लेनी होगी वो जाके खुद लेगा वहां से। अब सेकेंडरी मार्केट में देखोगे तो आपको नजर आता है यूज्ड मोबाइल्स पर, न्यू मोबाइल्स जो है वो उनकी प्राइमरी मार्केट जो है वो उनके पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर अप्रोच आई सेलिंग ओरिएंटेशन।
कंपनी की। इसके अंदर आप देखोगे कंपनी के जिसके अंदर सेल्स टीम बड़ी होगी, ओरिएंटेशन ये वो कहते हैं कि चीज जैसी भी हो, सस्ती हो, अवेलेबल हो, क्वालिटी जैसी भी हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सेल्स की टीम होनी चाहिए। आप पुश स्ट्रेटेजी यूज करते हो, जो बेचने वाले होंगे तो लोग चीज बाय कर लेंगे। इसके अंदर ये ओरिएंटेशन थी इस टाइम के अंदर, इस जमाने के अंदर। और जो कंपनीज अभी भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करती हैं, उनके पास सेल्स की टीम बड़ी होती है। अमूमन वो टीम्स कमीशन ले रही होती हैं, कमीशन बेस्ड जॉब्स होती हैं। आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो यूज करती हैं इसको, या आजकल जो आपके पास आपकी क्या नाम है इसका, कंपनीज हैं, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, उन्होंने भी जो है सेल्स की टीम रखी होती है, टारगेट्स दिए होते हैं। तो ये अगर आपने किसी कंपनी को पहचानना है कि ये इसकी ओरिएंटेशन क्या है, तो आपको आइडिया होगा कि जो कमीशन दे रही है, सेल्स की टीम बड़ी है, सेल्स ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वो सेलिंग ओरिएंटेशन को फॉलो करती है। और देन वी हैव मार्केटिंग ओरिएंटेशन। मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आप सेंस करो मार्केट में क्या चीज चाहिए कस्टमर को, और फिर वो प्रोड्यूस करो। सेंस करो और डिलीवर करो, सेंस करो, बनाओ उस चीज को। तो ये नहीं है कि आप जो भी दिल करे चीज बना ले और कस्टमर बाय कर लेगा। तो आज मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ ये ओरिएंटेशंस, और इसके बाद एक नई ओरिएंटेशन भी उसको भी जिक्र करता हूँ। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में assumptions है, चीज सस्ती होनी चाहिए, हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, अगर होगी तो लोग चीज बाय करेंगे। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन ये है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी तो जो कस्टमर है उसको बाय करेगा। सेलिंग की ओरिएंटेशन ये है कि प्रोडक्ट जैसी भी हो उसको बेचने वाले लोग होने चाहिए। मार्केटिंग ओरिएंटेशन ये है कि आप सेंस करो मार्केट में किस चीज की डिमांड है, नीड है, वांट है, और फिर वो चीज प्रोड्यूस करो। तो ये ओरिएंटेशन है मेनली। अगर इसमें हम देखें एक चीज और, प्रोडक्शन की अगर एग्जांपल ली जाए फॉर इंस्टेंस, तो आप देखोगे जिस तरह पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, आप में से कुछ ने शायद नाम सुना होगा। ये एक फैक्ट्री है जो पाकिस्तान आर्मी के लिए गन्स बनाती है या उनकी यूनिफॉर्म्स बनाती है। अब जब ये चीज बनाते हैं तो ये मैस स्केल के ऊपर चीज बना रहे होते हैं, और फिर उसको जो है वो आगे बेचते भी हैं। इनके मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, वहां पे ये सेल भी करते हैं, या मुख्तलिफ कंपनीज को चीजें बना के भी देते हैं ऑर्डर्स लेके। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन के अंदर, या आप जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर चीज बना रहे हो और चीज अवेलेबल रखते हो, कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हो। आपने अगर देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, किट कैट का पता है आप लोगों को, कुछ आइडिया है ना किट कैट चॉकलेट का? जी अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि क्या किट कैट, न्यूटेला, उनका क्या टेस्ट और प्राइस पूरी दुनिया में एक ही है? मुझे को बताएगा जी। सदफ कह रही है नो, असमा भी कह रही नो। बिल्कुल जी, ठीक आपकी ऑब्जर्वेशन है। ऐसा ही है किट कैट, अगर आप यूके की खाएंगे उसका टेस्ट और तरह का है, यूएस की खाएंगे उसका और तरह का है। न्यूट्रेला आप यूज करेंगे यूएस का, उसका और तरह का फ्लेवर है, यूके का और तरह का फ्लेवर है। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल के अंदर अगर आप आ जाएं तो पाकिस्तानी कार वही ब्रांड अगर आप जापान से लेंगे, सेम ब्रांड, पर उसकी क्वालिटी के अंदर फर्क होता है जी। रैपर भी सेम नहीं होता, बिल्कुल ठीक कह रही है नुमान, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। क्वालिटी भी सेम नहीं होती, टेस्ट भी सेम नहीं होता। और उसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? किट कैट वाले कौन सी ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहे हैं आपके ख्याल में? किट कैट वाले कौन सी ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहे हैं? प्रोडक्शन को फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, आपकी सेलिंग को फॉलो कर रहे हैं, या मार्केटिंग को फॉलो कर रहे हैं आपके ख्याल में? प्रोडक्ट का मतलब तो ये है रूसा के वो एक ही प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी समझते हैं बेहतर है और वो हर जगह उसी को बेचते हैं, इसलिए मार्केटिंग वो तो नहीं है जी। अरीज बिल्कुल ठीक आपने कहा। मार्केटिंग वो सेंस करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए जहां पे वो ऑफर करने जा रहे हैं, उनके टेस्ट बर्ड्स कैसे हैं, उनकी परचेजिंग पावर कैसी है, और फिर वो उस लिहाज से चीजें बना के बेचते हैं जी। बाकियों ने कहा सेलिंग, प्रोडक्शन नहीं जी, मार्केटिंग। मार्केटिंग ठीक है बिल्कुल। मार्केटिंग से मतलब ये है कि वो देखते हैं किट कैट वाले जहां पे वो चीज ऑफर करने जा रहे हैं कि यहाँ के लोग मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, उसकी लैंग्वेज वो कौन सी समझते हैं, परचेजिंग पावर उनकी कितनी है, और फिर वो उस तरह की चीज बना के देते हैं। वैसे ही ऑटोमोबाइल के अंदर है, उनको पता है कि पाकिस्तान वाले जो है वो तो मतलब एक टायर पे भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको मौका मिले तो वो एक टायर पे गाड़ी भी चला लें। तो इसलिए उनको पता है कि इनको एयर बैग्स की इतनी जरूरत नहीं है और सेफ्टी फीचर्स की इतनी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो, और ना सेफ्टी इतने ओरिएंटेड हैं, जिन गाड़ियों के अंदर लगा भी होगा, बेल्ट भी होंगी, वो जापानीज गाड़ियां बोलती रहती हैं, हमारे लोग जो है वो क्लिप लगा देते हैं उसके अंदर ताकि वो फीचर्स यूज नहीं करना पड़े। तो इसलिए जो है वो कंपनीज देखती हैं कि कहाँ पे किसको किस तरह की चीज चाहिए और वो बना के बेचती हैं। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है आपके पास। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वो फॉलो करता है जो एक ही चीज हर जगह बना के बेचता है। आईफोन फॉर इंस्टेंस, मैंने पहले भी जिक्र किया, आपके ख्याल में आईफोन इंडिया में और तरह का होगा, यूएस में और तरह का होगा, यूके में और तरह का होगा, कि एक तरह का होगा? जी सेम होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और उनका मानना ये कि जो भी उसको पसंद करेगा वो उसको आके ले लेगा। बिल्कुल। और उसके बाद फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे बाहर के ममालिक में भी इंश्योरेंस की जो कंपनीज हैं वो आप देखेंगे पाकिस्तान में उन्होंने आउटसोर्स किया होता है, इंडिया में कॉल सेंटर्स बने होते हैं, यहाँ से लोग जो है वो
हॉट कॉल्स और कोल्ड कॉल्स कर रहे होते हैं लोगों को कि आप इंश्योरेंस बाय कर लें। तो ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स के अंदर, जो प्रोडक्ट्स लोग पसंद नहीं करते, लेते नहीं है, उनके अंदर हम कन्विंस करते हैं लोगों को कि आप ये बाय करें या ये चीज परचेज करें। तो ये जो है वो सेलिंग उसके अंदर कॉन्सेप्ट होगा जहां पे सेल्स टीम बड़ी होगी, कमीशन बेस्ड काम होगा। इवन बैंक्स के अंदर आप देखोगे क्रेडिट कार्ड के अंदर कमीशन होता है, मैंने कहा रियल एस्टेट के अंदर कमीशन है, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जो है वो कमीशन है, इनकी ट्रेनिंग्स होती है सेल्स की टीम्स के अंदर। तो ये कंपनीज, इनका फोकस ज्यादा जो है वो सेल्स के ऊपर होता है कि चीज जो जो मर्जी हो हम बेच देंगे। और फिर मैंने कहा था कि एक और भी ओरिएंटेशन है जिसमें लिखी भी नहीं है पर आजकल एग्जिस्ट करती है, वो है सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर आप देखते हैं कि कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं, कम्युनिटी में क्या डेवलप कर रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं, कम्युनिटी को कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो जो लेकिन मैंने कहा ना कि कंज्यूमर अभी आपसे पूछा भी तो आप लोग बॉदर नहीं करते कि इसका इफेक्ट क्या है, पर फिर भी बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे एलान मार्केटिंग, एक कंपनी है पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट पे काम कर रही है, वो स्पॉन्सर करती है फुटबॉल के इवेंट्स को या मुख्तलिफ इवेंट्स को। तो या फिर एक यूनिवर्सिटी है रिफंड नेशनल यूनिवर्सिटी, ये आप अगर जाएं अल शिफा की तरफ मुड़ते हैं तो वहां पे एक पार्क है, उसको मेंटेन करते हैं, वहां पे लोगो भी लगा हुआ है रिफा का। शेल वाले हैं वो एक पार्क को मेंटेन करते हैं। तो ये इसके अंदर आप खाली कहते हैं कि आप खुद क्या करते हैं वो नहीं, बल्कि आप कम्युनिटी में कैसे सर्व करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ कंपनीज आपको ऐड देंगी कि आप ये सर्फ परचेज करें या ये प्रोडक्ट परचेज करें, इसका इतना हिस्सा जो है वो फीमेल एजुकेशन में जाएगा, ये एनिमल प्रोटेक्शन के अंदर जाएगा। तो वो जो चीजें हैं वो सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर आपकी आती हैं। आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कम्युनिटी को क्या सर्व कर रहे हो, तो इसके ऊपर ऊपर भी फोकस होता है। पर कंज्यूमर का आई डोंट थिंक सो कि इतना रुझान है हमारी मिडिल क्लास का या मेजोरिटी का कि एक सर्फ लेते हुए वो ये ख्याल करें कि ये फीमेल एजुकेशन के ऊपर सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसकी एग्जांपल आप ये भी देख सकते हो कि जैसे करीम आपने यूज की होगी कभी, उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स के आप दरख्त भी लगा सकते हो, तो वो आपको उसमें फैसिलिटेट करते हैं कि आप कम्युनिटी में सर्व कैसे कर सकते हैं। तो आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऐड देखे होंगे, वो कहते हैं कि आप ये चीज बाय करो, उसका 1 रुपया या 10 रुपये या 50 रुपये या कुछ पैसे हम इस अच्छी कॉज में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वो सोसाइटल मार्केटिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आजकल जो है वो चलता है। उसके बाद हमारे पास जी आपकी एक होलिस्टिक मार्केटिंग है जिसमें हम फोकस करते हैं आप तमाम एलिमेंट्स के ऊपर, मार्केटिंग के प्रोग्राम्स के, प्रोसेसेस के, एक्टिविटीज के अंदर जो तमाम इंटरडिपेंडेंसीज और आपस में जो इनका रिलेशनशिप है उस पर फोकस करता है। होलिस्टिक मार्केटिंग जो है वो एक्नॉलेज करती है कि हर चीज जो है वो मैटर करती है मार्केटिंग के अंदर। जैसे इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, 4 ब्रॉड आपके पास कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर रिलेशनशिप मार्केटिंग है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है, इंटरनल मार्केटिंग है एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। रिलेशनशिप मार्केटिंग अभी आगे आती है, इनको देख लेते हैं। उसके अंदर हम फोकस करते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करना है, रिटेन करना है और ग्रो करना है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर हम फोकस करते हैं कि तमाम फंक्शंस के अंदर इंटीग्रेशन हो, कन्वर्जेंस हो और कैसे हम साइनर्जी क्रिएट कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर। उसके अलावा परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर हम कैसे आरओआई बेहतर कर सकते हैं, अपनी आरओई या परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं, यानी कम इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इंटरनल मार्केटिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट है इंटरनल ब्रांडिंग का भी और मार्केटिंग का भी। हम कोशिश करते हैं कि अपने जो एम्प्लॉइज हैं इनको भी एज कस्टमर ट्रीट करें, अपने अंदर का हाल बेहतर करेंगे तो बाहर का हाल भी बेहतर होगा। यानी जिस चीज के ऊपर आपके कस्टमर्स बिलीव, आपके एम्प्लॉइज बिलीव करेंगे, पर्पस, हायर पर्पस होता है हर बिजनेस का, जो हायर पर्पस है या जो काम है उस पर आपके अपने एम्प्लॉइज बिलीव करेंगे तो वो डिलीवर कर सकेंगे। आप कहते हो हमारा बटर प्योर है या मिल्क प्योर है और आपके एम्प्लॉइज को पता है कि ये पाउडर घोल घोल के बना रहे होते हैं, तो वो उसको बेच नहीं पाएंगे। तो इंटरनल मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंटरनल मार्केटिंग के ऊपर फोकस करें, जिसमें वो अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉइज को भी एज ए कस्टमर ट्रीट करें और उनको कन्विंस करें कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है। इसके ऊपर रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि सेटिस्फाई करें अपने कस्टमर्स को और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करें अपने मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, एक्टर्स के साथ जो इन्वॉल्व है हमारे साथ, ताकि हम बिजनेस को रिटेन कर सकें। जो इसमें मेन 4 पार्टनर्स हैं या एक्टर्स हैं जिनके साथ हमने ये रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, उसके अंदर कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, मार्केटिंग पार्टनर्स। अब मार्केटिंग पार्टनर्स कौन से? जिस तरह आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, या चैनल जो हमने पहले पढ़े उसमें कोई लोग हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, बिलबोर्ड्स वाले हैं, या कोई डीलर है, एजेंसीज हैं,
वो तमाम मार्केटिंग पार्टनर्स के अंदर आते हैं। और फाइनेंशियल कम्युनिटी, जैसे आप पब्लिकली ट्रेड हो रहे हो तो शेयर होल्डर्स जो है वो ऑन बोर्ड होने चाहिए। इन्वेस्टर्स जो है अभी काफी हेल्प कर दी इंडियन शार्क टैंक ने, आपको पता लग गया होगा कि एंजल इन्वेस्टर कौन सा होता है और कैपिटल इन्वेस्टर कौन सा होता है। एंजल इन्वेस्टर वो लोग इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं और वो किसी कंपनी में या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और कैपिटल इन्वेस्टर एक कंपनी होती है जो इन्वेस्ट करती है किसी और बिजनेस के अंदर। और भी बहुत सारे फाइनेंशियल कम्युनिटीज हैं, बैंक्स हैं, पार्टनर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं आपके बिजनेस के अंदर, हेल्प करते हैं। तो ये तमाम जो है इनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, बैलेंस रखना होता है अपने रिलेशनशिप के अंदर। और आप इनके लिए बेनिफिट क्रिएट करोगे तो आपके लिए भी अल्टीमेटली बेनिफिट क्रिएट होगा। तो इनको समझना, इनके गोल्स को समझना, इनकी डिजायर्स को समझना, इनकी वैल्यूज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। देखिए, आप टीचर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है या एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, एक बॉस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, अपनी बेगम के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना है, अपने वालिदैन के साथ, सिबलिंग्स के साथ, तो आप उनको समझने की कोशिश करते हैं ना कि क्या वैल्यूज हैं या क्या बात है जो उनको बुरी लग सकती है या अच्छी लग सकती है। आपके भाई की किसी से दोस्ती है या नाराजगी है तो हमने भी उस तरह ही चलना है, वैल्यूज क्या है। तो वैसे ही जब आप रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर आते हो तो अपने आपके कस्टमर्स का ख्याल करना है, क्या चीजें उनको बुरी लगती हैं। अभी पाकिस्तान में इतनी सेंसिटिव मार्केट नहीं है, लेकिन इंडियन मार्केट्स काफी सेंसिटिव हो चुकी हुई हैं। जिस तरह अगर वहां पे आज भी कहा जाए कि यूज कर लें इस तरह की कोई चीज के औरतों ने, या हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हुई, तो ये काफी एबहरेंट या बुरा समझा जाता है और फीमेल कस्टमर्स इसको काफी सख्ती से लेती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कल्चर से चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये चीजें तो कस्टमर की जो सेंसिटिविटीज हैं उनका आप ख्याल रखते हो। इंडियन मार्केट के अंदर एक एड आया जिसमें मेड्स को दिखाया हुआ था कुछ करते हुए, तो फिर बाद में उनकी ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी थी, उन्होंने भी माफी मांगी, इस कंपनी ने भी माफी मांगी। तो कस्टमर्स आजकल जो है वो काफी विजिलेंट हैं, काफी एक्टिव हैं, काफी इंफॉर्म्ड हैं। तो वो आपने देखना है। फिर एम्प्लॉइज जो हैं आपके, उनका ख्याल रखना है, उनको लॉन्ग टर्म कैसे अपने रिटेन करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, कोई ईद है, कोई रमजान है, वो फर्स्ट टाइम आप ऑन बोर्ड कर रहे हैं उनको, तो कैसे उनको आपने खुश करना है, कोई गिफ्ट दिया, कोई ऑन बोर्डिंग एलिमेंट दिया, कोई सुवेनियर दिया, तो ये आपके ऊपर है। मार्केटिंग पार्टनर्स, जिससे मैंने पहले कहा कि कोई साल बाद कोई इवेंट किया जिसपे आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया, उनको अप्रिशिएट किया, कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंशियल कम्युनिटी जो है आपने उनको थैंक किया, उनको मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर इन्वाइट किया। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं ट्रेडिशनल जो आप यूज कर रहे होते हो। वैसे ही इंटीग्रेटेड मार्केटिंग तब होती है जब जिसके अंदर आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स कम्युनिकेट करते हो, डिलीवर करते हो इन इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस। इसमें कहा जाता है कि एक होलसम पिक्चर या 1 और 1 11 जिसे बोलते हैं ना उर्दू में, सिनर्जी क्रिएट करना, कि 1 और 1 2 नहीं होते बल्कि 1 और 1 11 होते हैं। आप जो है वो एक होल जो है वो बेहतर होता है। वो कहते हैं द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, के चीज टूटी टूटी या टोटो में या पीसीज में से बेहतर है कि एक होलसम पिक्चर आपके सामने आए। तो इसके अंदर आप फोकस करते हो कि आप क्रिएट करो, कम्युनिकेट करो, डिलीवर करो वैल्यू, और इसके अंदर आप डिजाइन करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटी जो आपके जहन में हो, ताकि आप एक होलसम पिक्चर दें, आप डिवाइडेड नजर ना आए। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर फोकस ये है कि एक कंपनी की एक पिक्चर नजर आए। ये ना हो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अपनी बात कर रहा हो बाहर कस्टमर के साथ, या उनके इश्यूज बाहर आ रहे हो, एचआर के अपने आ रहे हो, मार्केटिंग के अपने आ रहे हो, या इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर आपके पास जो एड प्रोडक्ट मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, ये तमाम मार्केटिंग के हेड के अंदर आते हैं। तो इनका एक फेस होना चाहिए, एक मैसेज डिलीवर कर रहे हो। तो ये आप देखोगे जब भी एड को देखते हो, वो उसकी थीम, चाहे वो सोशल मीडिया के अंदर हो, चाहे उनकी कंपेन की हो, चाहे उनकी स्पॉन्सरशिप की हो, उनकी थीम एक तरह की आपको नजर आएगी। आप देखोगे कि कोई जो है वो फॉर इंस्टेंस आप कोई देखते हो उनका प्रोडक्ट है जिसको वो फोकस सास बहू पे करते हैं, तो वो उनके पॉडकास्ट भी सास बहू के ऊपर होंगे, उनके एड भी सास बहू के ऊपर होंगे, और उनके इवेंट्स भी सास बहू के लिए होंगे। तो मतलब एक होलसम पिक्चर देते हैं, कन्वर्ज पिक्चर देते हैं, पीसीस में नहीं देना अपने आपको। तो यहाँ पे 1 और 1 11 वाला आपने शो करना होता है कि हम मतलब जो है वो सिनर्जी क्रिएट करनी होती है। इंटरनल मार्केटिंग, जिससे मैंने आपको बताया कि इट्स अ टास्क ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एबल एम्प्लॉइज हु वांट टू सर्व कस्टमर्स वेल, और उनके लिए आप फिर उनको एक पेज के ऊपर जो है वो लेके आते हो, एक तरह का उनको एक्सपीरियंस देते हो, अपनी सारी पॉलिसी से उनको अवेयर करते हो। तो ये इन चीजों का आप उसके अंदर ख्याल कर रहे होते हो। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इसके अंदर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो,
आपने एक एड बनाया था, उसके ऊपर कितना रिटर्न आया है। पहले आपकी सेल्स थी लेट्स सपोज 1 मिलियन रुपीज, आपने 0.2 मिलियन लगाया प्रमोशन के ऊपर, अब उसका ROI कितना आ रहा है। तो ये तमाम चीजें आप उसके अंदर जो है वो देख रहे होते हो। और फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें मैंने कहा CSR एक्टिविटीज, जिस तरह मैंने कहा कि रिफा का एक पार्क है उसको मेंटेन कर रहा है, शेल जो है वो एक और पार्क को मेंटेन कर रहा है। तो कुछ कंपनी शायद जो है वो SOS विलेज को स्पॉन्सर करती हो या फैसिलिटेट करती हो। तो ये तमाम चीजें आप उसमें देखते हो, लीगल, एथिकल, सोशल, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं आपकी एक्टिविटीज के और प्रोग्राम्स के, तो इसके ऊपर आप फोकस जो है वो कर रहे होते हैं। CSR के आगे मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं, उनको हम जेनेरिकली देख लेते हैं। इसके अंदर कॉर्पोरेट सोशल मार्केटिंग है, कॉज मार्केटिंग है और सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है आपके पास। तो सोशल आपके पास जो मार्केटिंग है, इसके अंदर आप कंपेन डिजाइन करते हो जो इंप्रूव करती है पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी को, एनवायरमेंट को, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपनी का होता है कि आप बिहेवियर चेंज करो कस्टमर्स का। और ये आप CSR कर देते हो और बीच में छोटा सा अपना ऐड दे देते हो। जैसे आपने देखा होगा ऐड कैल्शियम का, कैल्शियम 1000 जो आता है GSK का, उसका उन्होंने आपने देखा होगा कि वो ऐड देते हैं कि खवातीन की बोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको जो है उनको दूध पीना चाहिए, और इस तरह का ऐड बनाया हुआ है, वो स्पॉन्सर किया हुआ है। तो वो कॉर्पोरेट सोशल मार्केटिंग की एक्टिविटीज के अंदर आता है। फिर कॉज मार्केटिंग है, इट इज डिफाइंड एज टाइप ऑफ corporate social responsibility in which a company's promotional campaign has the dual purpose of increasing profitability while bettering society। तो ये corporate social marketing का एक हिस्सा है कॉज मार्केटिंग, जिसमें आप दोनों चीजें देख रहे हो कि आपका बेनिफिट भी हो कंपनी का भी, और आप जो है वो कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे हो। तो इसमें आप दोनों चीजों को जो है वो देख रहे होते हो। जिस तरह मैंने क्रीम का जिक्र किया कि उसमें वो आपके पास पॉइंट्स है जिसके जरिए आप जो है वो कस्टमर्स को मोटिवेट भी कर सकते हो कि वो आपको यूज करें, और आप जो है वो दरख्त भी लगा सकते हो उनके जरिए। तो वो डुअल पर्पस सर्व कर रहा होता है उसके अंदर। और सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, जिसके अंदर आप जो है वो अपने कम्युनिटी को सर्व कर सकते हो। तो ये मेनली था जी कि जो अभी हमने चैप्टर कवर कर लिया हुआ इसमें। अच्छा मैं भी तो मैं देख लूं, इसमें 4 P's भी हैं जी, 4 P's भी हैं इसके अंदर जी। अमूमन हम कहते हैं कि मार्केटिंग मिक्स जो है ये 4 P's हैं, और 4 P's जो है वो कौन कौन से हैं? एक प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेसमेंट है और प्रमोशन है। जिन लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये क्या होती है, जो प्रोडक्ट रिलेटेड P है उसके अंदर ये एक्टिविटीज जो सामने लिखी हुई, जैसे प्रोडक्ट की वैरायटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका डिजाइन क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, पैकेजिंग कैसी होगी, साइज क्या क्या होगा, वो वारंटीज क्या होंगी, रिटर्न्स की पॉलिसी क्या होगी। तो ये तमाम एक्टिविटीज वो हैं जो प्रोडक्ट रिलेटेड है। फिर प्राइस है कि आपने कब जो है वो स्कीमिंग करनी है, कब आपने वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करनी है, कब आपने डिस्काउंट्स ऑफर करने हैं, कब आपने अलाउंसेस देने हैं। पेमेंट मेथड क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी होगा, COD होगा, क्रेडिट ऑन कार्ड होगा, COC होगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो प्राइस से रिलेटेड है। फिर वैसे ही प्रमोशन है कि सेल्स प्रमोशन करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेल्स फोर्स कैसी होगी, पब्लिक रिलेशंस कैसे होंगे, स्पॉन्सरशिप्स करेंगे, बिल बोर्ड्स के ऊपर जाएंगे, सोशल मीडिया को यूज करेंगे, किस तरह की कंपेन डिजाइन करेंगे। तो ये एक्टिविटीज वो हैं जो प्रमोशन से रिलेटेड हैं। फिर प्लेस, जिसे हम प्लेसमेंट भी बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रिटेलर्स होंगे, इनडायरेक्ट रिटेलर्स कितने होंगे, एंटिटीज कौन कौन सी होंगी, कवरेज कितनी होगी, हम कौन सी शेल्फ पे चीजें कैसे रखेंगे, ऊपर कौन सी रखेंगे, नीचे कौन सी रखेंगे, मॉल्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को प्लेस कहाँ करेंगे, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, खुद जाके बांटेंगे चीजें, पेप्सी की बोतल्स बांट के आएंगे, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नेस्ले की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या किसी को आउटसोर्स करेंगे, ABC डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कहेंगे कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें हमारी प्रोडक्ट्स को। तो ये तमाम चीजें जो है वो प्लेस से रिलेटेड है इसके अंदर। तो ये भी हम जो है वो देख लेते हैं। तो ये मेन आपके पास 4 P's हैं जिसको आप फॉलो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केटिंग जो है इट्स ऑल अबाउट दीज 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, और इससे रिलेटेड जो है वो ये एक्टिविटीज आप देख रहे होते हो।